नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं विज्ञान का एनसीईआरटी का सारांश, जो कि संबंधित होगा क्लास 7 से। इसका सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 2 चैप्टर का मैंने बता दिया है क्या क्या सारांश था, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उसके बारे में हम वीडियो आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। अगर आप अभी तक यह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है, उस लिंक के जरिए आप देख पाएंगे। साथ ही आपको 6 क्लास का जो एनसीईआरटी का समरी है वो भी कंप्लीट हो चुका है। निश्चित रूप से आप उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक के द्वारा आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत अध्याय चैप्टर 3 को देखेंगे, जो कि 7 क्लास का साइंस होगा। इसमें बेसिक कंसेप्ट को बारे में जानेंगे, जो कि महत्वपूर्ण होगा आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आप बीपीएससी, बीएसएससी या फिर सीटेट, टीईटी या फिर बीपीएससी, टीआरई, रेलवे या फिर कोई भी ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपके सामने लेकर के आते हैं आपका चैप्टर, जो कि तीसरा चैप्टर होगा, रेशों से वस्त्रों तक। यह चैप्टर आपको 6 क्लास में भी देखने को मिला होगा, लेकिन उसी चैप्टर का यहाँ पर वास्ट में दिखाया गया है, वास्ट में बताया गया है पॉइंट सबको। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। जो पहला आपका शब्द है, जो महत्वपूर्ण प्रमुख शब्द है, जिसे कोकून कहा जाता है। कोकून क्या होता है, इसके बारे में तफसील से जानेंगे इस वीडियो में, इन सभी शब्दों के बारे में। देख सकते हैं कार्तिक ऊन, उसके बाद है रीलिंग है, उसके बाद अभिमार्जन क्या होता है, रेशम की कीट पालन, उसके बाद है ऊन कटाई, रेशम की कीट और कैटरपिलर, उसके बाद संसाधन। इन सभी शब्दों के बारे में अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो कैसा लगे निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करने दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, ताकि आपके लिए मैं नए वीडियो को लेकर के मोटिवेशन प्राप्त कर सकूं। आगे बढ़े तो देख सकते हैं सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है, चैप्टर का नाम था, उसी से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट होंगे ही होंगे। तो निश्चित रूप से आपको जानने को मिलेगा यहाँ से पहला पॉइंट के रूप में रेशे के बारे में, यानी कि फाइबर। रेशे को इंग्लिश में फाइबर कहा जाता है, यह जानकारी आप लोगों के होगी ही। यहाँ देख सकते हैं जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। यानी जांतव फाइबर, यानी जंतु से प्राप्त किए जाने वाले जो भी रेशे होंगे, जैसे कि बकरी, भेड़, ऊंट, ये सभी से जो रेशे प्राप्त होते हैं वह जांतव से जो होते हैं, जांतव रेशे होते हैं। ऐसे रेशे जो पादप से प्राप्त होते हैं वह पादप रेशे कहलाते हैं, पादप फाइबर कहलाते हैं। जैसे कि पटसन हो गया, पटुआ हो गया, इस तरीके के जो होते हैं, उसके बाद जूट हो गया, ये सारे के सारे पादप से प्राप्त करने वाले रेशे होते हैं। ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसी में जानकारी से रिलेटेड है आपके सामने। तो देख सकते हैं ऊन से रेशे, जैसे कि ऊन को मतलब जो है कि रेशे को इंग्लिश में फाइबर कहा जाता है। और भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी ऊन जो होते हैं वो भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के भी ऊंट के भी देख सकते हैं, ऊंट के भी बाल से भी प्राप्त किए जाते हैं ऊन, और ये सब जानकारी है। उसके बाद देख सकते हैं रेशम के फाइबर रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि रेशम के कीट के कोकून मतलब हुआ रेशम का अंडा, रेशम के अंडे से प्राप्त किया जाता है रेशम का फाइबर, जिसे कोष भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, तंतु रूपी बाल ऊन या फिर कार्तित ऊन बनाने के लिए रेशों को प्रदान करते हैं। यानी कार्तित ऊन जो बनता है वह किस तरह के बाल से बनता है, तो आप देख सकते हैं वह जो बनता है वह मतलब त्वचा के निकट जो होते हैं बाल, मतलब छोटा छोटा जो बाल होता है उससे जो है कि बनाए जाते हैं, मुलायम बाल से जो है बनाए जाते हैं, कार्तित ऊन बनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। और भेड़ों के कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी बाल पाए जाते हैं, यानी भेड़ के सभी भेड़ों में नहीं पाए जाते हैं इस प्रकार के जो कार्तित ऊन जो बनते हैं। उसके लिए आपको भेड़ अलग किस्म के पाए जाते हैं, अलग किस्म के जो होते हैं भेड़ उसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, यानी कि बकरी के जो बाल होते हैं उससे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। जैसे कि अंगोरा ऊन, अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। देख सकते हैं यह अंगोरा नस्ल की बकरी है, आपके सामने दिख रहे हैं, ये भी बकरी है। और यहाँ देख सकते हैं लामा है, एल्पेका है, उसके बाद ऊंट भी दिया गया है। तो ये सब जो है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ये सब जीव जंतु है। यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में जाइएगा तो इन जंतुओं से आपको ऊन जो है कि जो इसका बाल है उसके ऊन बनाए जाते हैं।
इस दोनों जंतु के। देख सकते हैं यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले जंतु का नाम है। ऊंट तो इंडिया में भी पाए जाते हैं, तो ऊंट को आप सम्मिलित कर सकते हैं अपने इंडिया में। उसके बाद देखें तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट है, जो कि अंगोरा नस्ल की बकरियां से प्राप्त किया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अंगोरा जो बकरी होती है यह निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। और अंगोरा टाइप से आप देख सकते हैं टोपी वगैरह भी आता है, जो बहुत ही गर्म मानी जाती है। और देख सकते हैं कश्मीरी बकरी के की त्वचा के निकट मुलायम बाल या फिर फर होते हैं, बाल को ही फर बोला जाता है। मैं पहले ही बता दिया था, इसमें पिछले वीडियो में बताया था मैं फर किसे बोलते हैं, तो फर बोलते हैं उसके जो लंबे लंबे बाल होते हैं उसी को फर बोला जाता है। उसके बाद देखें तो इनमें बेहतरीन शॉल, इनसे जो है कि बेहतरीन शॉल बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं, जिसमें पश्मीना शॉल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पश्मीना शॉल कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बकरी पाई जाती है अंगोरा नस्ल की, उसकी जो फर होती है उसके बाल से जो है कि पश्मीना शॉल का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा कि भेड़ का पालने की प्रक्रिया के बारे में, यानी भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों या अथवा जो है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भेड़ चराते हुए, बहुत सारे भेड़ चरते हुए आपको दिखाई देंगे। और मेन तौर पे देख ले तो भेड़ का जो पालन है और प्रजनन है यह कहाँ कहाँ होता है मेन तौर पे, तो देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उसके बाद जो है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्रों में आपका भेड़ का पालन अधिक मात्रा में किया जाता है। भेड़ एक जो है कि शाकाहारी होता है, भेड़ जो है कि शाकाहारी जीव होता है, वह घास और पत्तियां खाना पसंद करती है। भेड़ पालक यानी कि भेड़ पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्के, ज्वार, खली यानी कि जो होते हैं बीज में जो तेल निकालने के बाद जो बच जाता है पदार्थ, जिसको खली बोलते हैं, यही खली होता है। उस और जो है कि खनिज भी खिलाते हैं, यानी कि समझने की बकरियों और भेड़ों को क्या खिलाया जाता है, तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि दाल, मक्का, ज्वार, खली, ये सब चीज और खनिज भी खिलाते हैं, खनिज तौर पे यानी नमक वगैरह भी देते हैं उसे। ध्यान रखेंगे इस बात को, यह मेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा भेड़ के कुछ नस्ल के शरीर पर बाल की घनी परतें होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छे गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि इन भेड़ों को जो है कि वर्णात्मक प्रजनन यानी कि वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि आप समझ ले जो हाइब्रिड होते हैं, जैसे मुर्गी में आता है ना चूजा, उस प्रकार से भी इसमें भी आता है हाइब्रिड, यानी वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है। इसमें केवल उसके ऊन को उत्पादन के लिए उसे ज्यादातर उसी टाइप का जो भोजन दिया जाता है, जिससे कि उसका ऊन बाल जो होते हैं वो बढ़े और उससे ऊन प्राप्त किया जा सके। ध्यान रखेंगे जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल के भेड़ की होती है और दूसरा जो होते हैं नॉर्मल की होती है। समझ गए होंगे आप इस बात को। देख सकते हैं यहाँ पर एक और फैक्ट के रूप में देख सकते हैं कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, यानी भेड़ के जो बाल होते हैं तो भेड़ के बाल के साथ साथ उसकी जो त्वचा होती है उसके पतली परत के साथ उसे उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन का कटाई कहलाता है, उनका कटाई कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ऊन की कटाई में आपको पूछा जा सकता है इस प्रकार से प्रश्न कि ऊन की कटाई में भेड़ का सिर्फ बाल उतारा जाता है या फिर त्वचा के साथ उतारा जाता है, तो इस बात को आपको देखने की जरूरत है कि पतली त्वचा के साथ जो उसकी भेड़ का जो बाल होता है उसको उतारा जाता है, उन्हीं प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहा जाता है, ना कि बाल की कटाई कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे तो यह मतलब सारणी दिया हुआ है, भेड़ों के कुछ भारतीय नस्ल दिए हुए हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या नस्ल बेहद ही इंपॉर्टेंट यह होगा, इसको ध्यान रखिएगा, 3-4 बार जरूर देखिएगा वीडियो को ताकि आपको यह माइंड में सेटअप हो जाए। देख सकते हैं नस्ल का नाम दिया गया है यहाँ पर कि लोही एक नस्ल का नाम है जो कि भेड़ के नस्ल है। यह अच्छी गुणवत्ता के ऊन प्राप्त कर सकते हैं आप इससे। यह राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं यह भेड़। उसके बाद रामपुर और बुसरा देख सकते हैं, रामपुर बुसायर जो है कि कहाँ पाए जाते हैं यह भेड़ जो होते हैं इस नस्ल के, तो इसमें से जो कि भूरी ऊन जो होता है, भूरा कलर का जो ऊन होता है वह प्राप्त किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश और हिमाचल में पाए जाते हैं। नाली या फिर नली भी बोलते हैं इसे, यह नस्ल है एक प्रकार का भेड़ का,
यह गलीचे गलीचे की ऊन यानी गलीचे के ऊन को प्राप्त करने के लिए इस भेड़ का जो बाल होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह मेन तौर पे राजस्थान और हरियाणा पंजाब 3 जगह पाए जाते हैं। उसके बाद है बखरवाल। बाखरवाल देख सकते हैं, बाखरवाल जो होते हैं इनके ऊन जो होते हैं ऊनी शॉल के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ऊनी शॉल के लिए इसका जो है कि अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। यह जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। उसके बाद मारवाड़ी जो होते हैं भेड़, वह जो देख सकते हैं उससे आपका ऊन जो होगा कि मोटी रुक्ष ऊन होता है, यानी मोटा वाला जो ऊन होता है उसको प्राप्त किया जाता है। यह गुजरात में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी जो नस्ल होती है भेड़ की वो हजौरी के लिए, यानी जो हजौरी कपड़ा होता है, आप देखे होंगे हजौरी कपड़ा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, तो हजौरी के लिए जो है कि इसका ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। यह गुजरात में पाए जाते हैं। मेनली तो देखें तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस चार्ट को ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन अनेक प्रकार से बनाया जा सकता है। 3-4 बार जरूर देखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दूसरा फैक्ट के रूप में कि ऊनों को रेशों को ऊन में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रम निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो कि है देख सकते हैं ऊन की कटाई। सबसे पहले ऊन की कटाई होता है, उसके बाद अभिमार्जन होता है, उसके बाद छटाई, उसके बाद बर की छटाई होती है, उसके बाद रंगाई और उसके बाद रीलिंग होती है। लास्ट में रीलिंग बन जाता है, पोला जिसको बोलते हैं, लपेटा जाता है एक किसी रील में, तो ये रीलिंग हो जाता है लास्ट में। उसके बाद मार्केट में आ जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं व्यावसायिक संकट के रूप में एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। जानते हैं कि क्या फैक्ट दिया हुआ है कि कहता है यहाँ से कि देखेंगे तो ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वाले का कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एथेंस नामक जीवाणु से द्वारा संक्रमित हो जाते हैं और एक घातक रोग है, रोग का कारक है। देख सकते हैं जो एथेंस रोग होता है, अधिकतर जो मानव होते हैं वह अगर मवेशी के संपर्क में ज्यादा देर रहते हैं तो निश्चित रूप से उसे एथेंस रोग नामक जो है कि जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे कि सोटर्स रोग हो जाते हैं। जिससे कि क्या हो जाता है तो सोटर्स रोग हो जाते हैं, सोटर्स रोग कहते हैं। और किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट का एक प्रकार से व्यावसायिक संकट कहलाता है। यानी कि कोई भी जो व्यापारी होते हैं या फिर व्यापारिक में या फिर कोई भी व्यवसाय में अगर इसी प्रकार के जो संकट पाए जाते हैं तो यह निश्चित रूप से व्यावसायिक संकट के रूप में निकल के आता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एथेंस नामक रोग, एथेंस नामक जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, तो यहाँ से आप जवाब दे सकते हैं सोटर्स रोग होते हैं, जो कि होते हैं किस तरीके से, तो जंतुओं के संपर्क में जाने से एथेंस नामक जो जीवाणु होते हैं वह जो है कि किसी अन्य जीव में संक्रमित हो जाते हैं और जो है कि उसके द्वारा सोटर्स रोग का जो है कि आगमन हो जाता है, सोटर्स रोग उसे हो जाता है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर अभिमार्जन के बारे में बताया गया है कि अभिमार्जन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है तो कटाई किए गए ऊन में से चिकनाई, धूल और गर्द को निकाला जाता है। वह प्रक्रम जो है कि अभिमार्जन कहलाता है। यानी कि आप देखेंगे तो कटाई के बाद उसमें बहुत सारे मांसल पार्ट होते हैं जो भेड़ के द्वारा कट जाता है, भेड़ के ऊनों की कटाई के द्वारा कट जाता है, तो उस मांसल पार्ट को हटाने के लिए उसे अभिमार्जन किया जाता है। बड़े से टैंक में उसे जो है कि एक प्रकार से अलग किया जाता है, उन पार्टों को, मांस वाले पार्ट को और ऊन वाले पार्ट को। ध्यान रखेंगे इस बात को। आजकल जो होते हैं अभिमार्जन मशीनों के द्वारा भी किए जाते हैं। पहले जो होते थे हाथ से किया जाता था, लेकिन बड़े पैमाने पर होने के कारण उसे मशीनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में जाने तो यहाँ से देख सकते हैं रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम कीट पालन कहलाता है, जिसे आप सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि रेशम कीट का जो है कि पालन कौन से चीज कहलाता है, कौन सा जो है कि खेती कहलाता है, कौन सा कहलाता है। तो ये देख सकते हैं सेरीकल्चर के द्वारा आप रेशम कीट का पालन कर सकते हैं। सेरीकल्चर का, जैसे एग्रीकल्चर कहते हैं जो धान गेहूं कृषि से संबंधित कार्य को एग्रीकल्चर कहते हैं, उसी प्रकार से रेशम के कीट के पालन से संबंधित कार्य को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो इसमें देख सकते हैं मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे कि लार्वा निकलते हैं, जो कि कैटरपिलर या फिर झिल्ली या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे मादा जो रेशम होते हैं वो अंडे देती है जिससे कि लार्वा निकलते हैं और लार्वा से कैटरपिलर निकलते हैं। कैटरपिलर को ही झिल्ली कहा जाता है।
सॉरी इल्ली कहा जाता है या फिर रेशम कीट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये आकार में वृद्धि करते हैं, यानी कि ये जो आकार होता है इसका, ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए जो है कि तैयार हो जाती है, तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। यह प्यूपा क्या कहलाता है? कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन देती है, जो है कि अपने इर्द गिर्द जो ये प्यूपा होती है इसके इर्द गिर्द जो है कि जाल नुमा इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ऊपर देख सकते हो, देखिएगा आप तो उजला 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 आपको बुना हुआ जैसे जाल टाइप से दिखाई देगा, किसी चीज में लपेटा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो यह जाल जो होता है इसी से रेशम बनता है। यहाँ देखेंगे अगली प्रक्रिया में देखेंगे, तो यहाँ से अगला फैक्ट के रूप में जाने तो रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो कि एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाली रेशम का धागा गठन अर्थात की रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होते हैं। ध्यान रखेंगे जो रेशम के कीट से जो प्राप्त होते हैं रेशम, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग रुक्षता होती है उसमें। रुक्षता मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसका जो रेशा होता है वह, उसके बाद चिकनाहट उसमें अलग होती है, चमक मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। इन सभी चीजों से आप रेशम के जो वैरायटी होते हैं उसको अलग कर सकते हैं। अतः टसर रेशम, ये रेशम की जो किस्म है उसको जो है कि दर्शाया गया है। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्मों के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को कि टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम, इन प्रकार के जो रेशम होते हैं विभिन्न किस्म के रेशम के कीटों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किया जाता है। यानी कि यह जो रेशम होता है यह निश्चित रूप से कोकून द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जब देखते हैं यहाँ से, तो निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण वाली बात है यहाँ से कि सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। यानी कि शहतूत रेशम कीट जो होते हैं वो सामान्य तौर पर अधिकतर होते हैं। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु, देख सकते हैं रेशम फाइबर जो होते हैं कि मृदु, चमकदार और लचीला होता है, चमकदार और लचीला होता है तथा इससे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। यानी कि इसे सुंदर रंगों में रंगा जाता है किस रेशम को? तो शहतूत रेशम कीट के द्वारा जो रेशम प्राप्त होते हैं, रेशम जो फाइबर प्राप्त होते हैं, जिसे कि मृदु जो होते हैं, उसके बाद चमकदार होते हैं और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में भी रंगा जा सकता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ शहतूत की पत्ती आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी शहतूत के पेड़ है, यहाँ शहतूत का पेड़ है, इसी पत्ती पर जो है कि रेशम के कीट पनपते हैं। यह देख सकते हैं रेशम के कीट है जो अंडा दे रही है यहाँ पे। और यह जो लार्वा है, यह देख सकते हैं कि लार्वा है, इसके द्वारा इस पत्ती को खाया जाता है। इस शहतूत का जो पत्ती होता है यही इसका भोजन होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये जो होता है आपका कोकून होता है, इसी पर देख रहे हैं आप उजला कलर का है, यही उजला कलर को जो गर्म पानी में डाल के उबाल करके इसको उतार लिया जाता है, खींचा जाता है, उतारा जाता है। इस प्रकार से जैसे खींचते हैं ना, उस प्रकार से खींचा जाता है इससे। यहाँ देखेंगे कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्ती के साथ बांस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देती है और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। कोकून बनाने के लिए वह जो है कि छोटे छोटे छिद्रों में चले जाते हैं। यानी कि 25 से 30 दिन तक वह जो है कि खाना खाता है, उसके बाद जो है कि वह कोकून बनाने के लिए चला जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो कुछ फैक्ट पॉइंट के साथ आपके साथ देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा नंबर है, इसके माध्यम से आप जो है कि यह पीडीएफ जो देख रहे हैं अभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्राइस अलग अलग है, आप मामूली सी प्राइस दे करके निश्चित रूप से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। यह क्यूआर कोड है जिसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे पेमेंट स्लिप, और उसके बाद जो है कि तुरंत ही आपको जिस कक्षा का आप पेमेंट करेंगे कक्षा का नाम लिख देंगे और उसी कक्षा का पीडीएफ तुरंत ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा हाई क्वालिटी में। और ये जो साइज होगा इसका पीडीएफ का वो A4 साइज का होगा, जो कि आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे इसी सभी जानकारी के साथ। तो कुछ पॉइंट है फैक्ट के रूप में देख सकते हैं। कहता है रेशम की खोज कैसे हुई, इसके बारे में कुछ तथ्य है उसको जान लेते हैं। देखेंगे तो रेशम की खोज यथार्थ यह समय संभवतः अज्ञात था, लेकिन एक प्राचीन चीनी किंवदंती देख सकते हैं किंवदंती के अनुसार ये जो प्राचीन चीनी था, चीन के लोग थे, चाइना के लोग थे, जिसे का नाम था किंवदंती के अनुसार सम्राट
हुआंग टी, यानी कि हुआंग टी साम्राज्य सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने का कारण पूछा, यानी कि उसके जो बगीचे में जो थे शहतूत के पत्ती वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, यानी कि जो रेशम की कीट थी वो खा लिया था। तो उसने पूछा कि यह ऐसा क्यों है, तो इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया कि सम्राज्ञी ने पाया कि सफेद कृमि शहतूत के पत्तियों को खा रहे थे। उन्हें यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं और संजोग से एक कोकून अपने उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। यानी कि मैंने पहले कह दिया कि गर्म पानी में उसे उबाल करके, जो चाय गर्म था और उसी के माध्यम से ये जो उसके चाय में गिरा तो वो अलग हो गया कोकून से। और रेशम उद्योग चीन में ही आरंभ हुआ था, ध्यान रखेंगे, रेशम का उद्योग चीन में ही आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्ष तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया और जिस मार्ग को उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। यानी कि आपको पूछा जा सकता है सिल्क रूट किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम से रेशम की जो यात्रा थी, यानी रेशम के जो रेशे थे उसके लिए यात्री जो मतलब जो है कि अपना व्यापार के लिए यात्रा किए, तो उसी रूट को जो है कहा जाता है सिल्क रूट, ध्यान रखेंगे इस बात को। और रेशम का जो उद्योग था निश्चित रूप से आरंभ हुआ था चीन में। यह पूछा जा सकता है रेशम का उद्योग सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था, तो चीन में आरंभ हुआ था। उसके बाद जब देखते हैं यहाँ पे तो आपने क्या सीखा, यानी सारांश के रूप में इसी चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो सभी को देखते हैं एक सीरियल वाइज। तो यहाँ से देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आएगा कि रेशम के कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है, अतः रेशम और ऊन जांतव रेशे कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, जांतव रेशे आपको रेशम और जो है ऊन, उन सभी को जांतव रेशे कहा जाता है। आगे देखेंगे तो ऊंट, लामा और एल्पाक देख सकते हैं, एल्पेका देख सकते हैं, ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त किया जाता है। यानी इसके जो बाल होते हैं उनसे भी ऊन प्राप्त करने के लिए सांधित किया जाता है, मतलब कि इससे के बाल से भी जो है कि ऊन प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि भारत में अधिकतर भेड़ों के ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, यानी भेड़ों को जो है कि अधिकतर ऊन प्राप्त करने के लिए ही पाला जाता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में तो भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन या छटाई की जाती है। अभिमार्जन मतलब छटाई, जो उसके जो चमड़ वाला जो भाग होता है उसको भी इसमें काट दिया जाता है, तो उसके माध्यम से उसको अलग किया जाता है अभिमार्जन के माध्यम से। और फिर जो है कि सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, अपने जीवन चक्र में रेशम कीट क्या करते हैं, तो रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। उसके बाद जब देखते हैं अगला पॉइंट, जो रेशम का फाइबर होता है, रेशम का जो रेशा होता है वह प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम का जो फाइबर होता है वो किन से बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख सकते हैं कि महत्व कोकून से रेशम के रेशों को पृथक करके उसका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं, यानी रेशम के जो धागे बनते हैं उसको कहा जाता है रीलिंग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। बुनकर जो होते हैं जो रेशम के धागों से क्या करते हैं, रेशम का वस्त्र को बुनते हैं, यानी कि रेशम के वस्त्र बुनने वाले को क्या कहा जाता है, तो बुनकर कहा जाता है। आगे देखेंगे तो एक फैक्ट के रूप में जानने की बात है यहाँ से कि भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है कि भारत विश्व का तीसरा स्थान है। यानी भेड़ों की जो संख्या है उस मामले में जब देखें या फिर ऊन उत्पादन के मामले में देखें तो भारत का तीसरा स्थान है। सबसे पहले आप देखें तो चीन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। यद्यपि न्यूजीलैंड भी भेड़ों से अच्छे तरीके से, मतलब न्यूजीलैंड में भी भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है, यानी कि भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के लिए न्यूजीलैंड भी जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसी सभी जानकारी के साथ आपका यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसमें हम बात करेंगे आपके इस क्लास यानी अध्याय 4 के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।